ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच के पास समुद्री शोधकर्ता सोफिया अस्सालास और उनकी टीम एक टैग की गई शॉर्ट फिन मैको शार्क लिलिथ की तलाश कर रही थी। उनके शौहर क्रिस डाइव टीम का नेतृत्व कर रहे थे, जिसमें सैम, जुआन और टॉम शामिल थे। सोफिया और जेड जहाज पर ही रहे, जबकि क्रिस और उनकी टीम पानी में उतरी। शुरुआत में उन्होंने एक अजीब नजारा देखा। मैको शार्क्स का झुंड एक साथ शिकार कर रहा था। कुछ ही देर बाद उन्हें लिलिथ मिल गई, जो पिछली बार की तुलना में कहीं ज्यादा बड़ी हो चुकी थी। शार्क किसी भी तरह का खतरा नहीं दिखा रही थी, इसलिए क्रिस ने उसका ब्लड सैंपल लेने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही उसने लिलिथ के करीब जाने की हिम्मत की, शार्क ने अचानक हमला कर दिया। कुछ ही पलों में लिलिथ ने क्रिस, सैम, जुआन और टॉम को बेरहमी से मार डाला। सोफिया ने जहाज की हिफाजत को छोड़कर लिलिथ का पीछा करने का फैसला किया, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। वह एक जाल में फंस गई और शार्क की तेज रफ्तार के साथ समंदर की गहराइयों में खींची चली गई। उसने खुद को किसी तरह आजाद तो कर लिया, लेकिन पानी के दबाव में अचानक आए बदलाव की वजह से उसके जिस्म को गंभीर चोटें आईं। 3 साल बाद अब सोफिया पेरिस के एक एक्वेरियम में काम कर रही थी। तभी 2 पर्यावरण कार्यकर्ता मीका और बेन उसके पास पहुंचे। उन्होंने उसे बताया कि लिलिथ का ट्रैकिंग बीकन अब भी एक्टिव है और वह प्रशांत महासागर से होते हुए सीधे सीन नदी में पहुंच गई है, लेकिन अब वह पेरिस में फंस गई है। जल्द ही एक आदमी की लाश मिली, जिस पर शार्क के काटने के निशान थे। पुलिस डाइवर आदिल ने सोफिया से मदद मांगी ताकि वे शार्क को ढूंढकर मार सकें, लेकिन मीका और बेन ने ट्रैकिंग बीकन बंद कर दिया क्योंकि वे लिलिथ को बचाने की कोशिश करना चाहते थे। सोफिया और आदिल ने शहर के मेयर से अनुरोध किया कि वे आने वाले ट्रायथलॉन को टाल दें, लेकिन मेयर ने साफ इनकार कर दिया। उनके लिए यह इवेंट बहुत अहम था, क्योंकि ओलंपिक गेम्स से पहले यह पेरिस पर दुनिया की नजरें जमाने का सबसे बड़ा मौका था, जिस पर पहले ही अरबों यूरो खर्च किए जा चुके थे। मीका ने मीडिया में लिलिथ के बारे में खुलासा कर दिया। इसके बाद उसने अपने समर्थकों के एक ग्रुप को लेकर शहर की कैटाकॉम्स में घुसने का फैसला किया, जहां पेरिस के गंदे पानी के भंडार मौजूद थे। उसे उम्मीद थी कि वह लिलिथ को ढूंढ निकालेगा। जब बेन को मीका की इस खतरनाक योजना का पता चला, तो उसने फौरन सोफिया को खबर दी। सोफिया और आदिल की टीम ने लिलिथ का बीकन फिर से एक्टिव किया और सीधे कैटाकॉम्स की ओर बढ़ चले। अब उनके सामने 2 चुनौतियां थीं। एक तरफ एक बेकाबू शार्क और दूसरी तरफ एक ऐसा मिशन जिसमें जिंदगी और मौत का फासला बेहद कम था। मीका एक पल्स एक्टिवेट करती है ताकि लिलिथ को वहां लाया जा सके, जहां उसकी टीम इकट्ठी हुई है, और वह जलाशय के बीच में तैरने जाती है। जैसे ही अदील की टीम पहुंचती है, लिलिथ एक किशोर शार्क के साथ प्रकट होती है, जो लिलिथ का संतान है। मीका उनकी चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए पानी में रहती है, और जब वह किशोर शार्क को सहलाती है, तभी लिलिथ हमला करती है और मीका को मार डालती है, जिससे अफरा तफरी मच जाती है और कई लोग घायल हो जाते हैं, जिसमें बिन और लियोपोल्ड भी शामिल होते हैं, जो अदील की टीम के एक पुलिस अधिकारी थे। इस घटना के बाद सोफिया और अदील किशोर शार्क को मृत पाते हैं, और जब उसकी जांच करते हैं तो यह पता चलता है कि वह एक मादा शार्क है जो ताजे पानी के अनुकूल हो गई थी और पार्थेनोजेनेसिस के माध्यम से गर्भवती हो गई थी, जैसे लिलिथ। सोफिया निष्कर्ष पर पहुंचती है कि अगर लिलिथ को नहीं पकड़ा गया तो वह और अधिक उत्परिवर्तित संतानें जन्म दे सकती हैं। मेयर, जो खुद से आरोप हटा रही थी, आदेश देती है कि शार्क को मार डाला जाए, और फिर भी अगले दिन नदी में होने वाली ट्रायथलॉन को रद्द करने से इनकार करती है। वह एक टीवी इंटरव्यू में शार्क के खतरे को कम करके बताती है। सोफिया और अदील एक योजना बनाते हैं ताकि वे लिलिथ को गुफाओं से बाहर निकालकर विस्फोटकों से उड़ा सकें। इसके लिए वे विस्फोटक विशेषज्ञ बॉयकार्ड और बेरोटी की मदद लेते हैं। जैसे ही मेयर ट्रायथलॉन की घोषणा करती है और तैराक पानी में उतरते हैं, अदील की टीम कैरो, अदामा, एंजल और मार्कस योजना को लागू करने की प्रक्रिया में होती है। पानी के नीचे सोफिया और अदील एक बड़े झुंड के किशोर शार्क से सामना करते हैं। जब वे अपना जाल तैयार कर रहे होते हैं, शार्क बॉयकार्ड, बेरोटी और अदामा को मार डालती हैं, और फिर अदील विस्फोटक को चला देता है, जिससे किशोर शार्क का झुंड लगभग नष्ट हो जाता है और विशाल लिलिथ, एकमात्र जीवित शार्क, बच जाती है। वह पुलिस की नाव को पलट देती है, जिसमें कैरो और मार्कस की जान चली जाती है, और वह ट्रायथलॉन की ओर बढ़ने लगती है। मेयर और दर्शक डर के साथ यह सब देख रहे होते हैं जब कई तैराकों पर हमला किया जाता है और वे मारे जाते हैं। सेना लिलिथ पर गोलियां चलाने लगती है, जबकि अदील ने चेतावनी दी थी कि नदी के तल में जिंदा गोले पड़े हैं।
पानी में हो रहे इस हलचल और लिलित की हरकतों से नदी के तल में दबे हुए अनियंत्रित गोले हिलने लगते हैं और वे फट जाते हैं, जिससे मेयर, एंजल और कई दर्शक पानी में गिर जाते हैं। इस श्रृंखला के विस्फोटों से कई पुलों को तबाह कर दिया जाता है और एक सुनामी पैदा हो जाती है, जो चमत्कारी रूप से पेरिस के केंद्र को पूरी तरह से बाढ़ में डुबो देती है। सोफिया और अदील एक इमारत की छत पर फंसे होते हैं, जो बाढ़ से घिरी हुई है, और उनके चारों ओर लिलिथ और किशोर शार्क का झुंड मौजूद है, जो विस्फोटों से बच गए हैं।